हाय दोस्तों, मेरा नाम विकास है। आज हम प्राचीन इतिहास शुरू करने वाले हैं। प्राचीन इतिहास या तो कह सकते हैं इतिहास हमारे हमारे जनरल कंपटीशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। प्राचीन इतिहास बहुत एक टफ सेक्शन माना जाता है इतिहास का। बहुत टफ सेक्शन माना जाता है इतिहास का, क्योंकि इस इससे रिलेटेड बहुत सी जानकारियां बहुत मतलब स्पष्ट नहीं है। इस वजह से प्राचीन इतिहास बहुत बहुत कठिन माना जाता है। तो प्राचीन इतिहास जो है, हम प्राचीन इतिहास को भी तीन खंडों में बांटते हैं। पहले को बोला जाता है प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरे को बोला जाता है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरे को बोला जाता है ऐतिहासिक काल। जो जो प्राक ऐतिहासिक काल है, प्राक ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसके बारे में हमको कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। यानी कि जैसे उसके बारे में हम बस जीवाश्मों से पता चलता है हमको कि उस टाइम पे आदमी की बसावट थी, और किसी चीज की खोज नहीं हुई थी। जैसे आग की खोज नहीं हुई थी, खेती नहीं करते थे। मतलब ज्यादातर जो लोग थे खाना बदोश थे, उस पे शिकार पे निर्भर थे उस टाइम पे जो लोग थे। उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी हमको बहुत बाद में चली। बहुत बाद में पता चलता है कि आद्य ऐतिहासिक काल भी बीच में था, क्योंकि हमको ये पता था कि जो हमारे यहाँ जो प्राक ऐतिहासिक काल था, यानी कि जो नवपाषाण काल या पाषाण काल था, उसके बाद हम सीधा वैदिक काल में आते हैं। तो जो अंग्रेज थे, अंग्रेज जो हमारा इतिहास अंग्रेजों ने ही लिखा है, तो अंग्रेज भी यही मानते थे। तो ये माना जाता था कि हमारे यहाँ जो इतिहास है वहां से शुरू होता है, प्राक ऐतिहासिक काल से, और अब तक आता है, यानी कि जो भारत की आजादी तक आता है। लेकिन उसके बाद क्या मतलब 1920-21 में क्या हुआ कि आद्य ऐतिहासिक काल की खोज हुई, जो जिसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन आता है, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये सब सभ्यताएं आती हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में हमको सब कुछ जानकारी है। उससे रिलेटेड लिपियां मिली हैं, उससे रिलेटेड जो वहाँ पे अभिलेख हैं, या तो वहाँ मूर्तियां हैं, या तो कह सकते हैं कि वहां से जो मतलब बहुत से जो स्थापत्य कला थे उस टाइम के आदि ऐतिहासिक काल के, वो सब भी मिले हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम उन लिपियों को, या तो जो वहां पे लोग रहते थे उनके बारे में अभी जान नहीं पाए हैं। उन लिपियों को पढ़ नहीं पाए कि लिपियां हैं क्या, वहां के लोग जो थे कौन थे, या कौन सी भाषा बोलते थे, इसके बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं है। तो हमारा जो इतिहास शुरू होता है ऐतिहासिक काल से होता है। ऐतिहासिक काल में क्या आता है, जो ऋग्वेद काल आता है, जिसमें आर्य आते हैं। हमारा जो इतिहास पढ़ते हैं, वो आर्यों का इतिहास पढ़ा जाता है। तो जो जो ऐतिहासिक काल शुरू होता है उसको वैदिक काल माना जाता है। तो हमारे यहाँ जो इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, तो आर्यों का इतिहास मतलब एक तरीके से जो भारत में रूल करने वाली प्रजाति थी या रूल करने वाले लोग थे, वो आर्य थे। जो मेनली यहाँ पे जो उत्तर भारत है, यहाँ पे निवास करते थे जो आर्य थे। तो आर्यों के विषय में बड़ा कन्फ्लिक्ट है। आर्यों को ये माना जाता है कि आर्य भारत के कुछ लोग जो विद्वान हैं, जो यहाँ के लोग हैं, इसके बारे में मत देने वाले हैं, वो बोलते हैं कि आर्य यहीं के निवासी थे। लेकिन जो इतिहासकार जिसको सबसे प्रामाणिक माना जाता है, जैसे मैक्स मूलर हुए, तो इन्होंने माना कि आर्य यहाँ के निवासी नहीं थे। आर्य आर्य वहां से मध्य एशिया से भारत में आए थे। आर्यों का पलायन हुआ था। ये लोग एक तरीके से चरवाहे थे, पशुपालक टाइप के थे, जो भारत में आए थे। मतलब कि करीब आज के 1500 1500 बीसी में आए थे। यानी कि 1500 बीसी हम उसको कह सकते हैं, जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार क्या होता है कि जो क्राइस्ट का जन्म होता है उसको आधार माना जाता है। तो क्राइस्ट से पहले, यानी कि क्राइस्ट के जन्म के पहले, यानी 1500 साल पहले, यानी आज से लगभग 3500 3600 साल पहले आर्य भारत में आए थे। लेकिन आर्यों की जो जहां से माना जाता है कि आर्य आए थे, वहां पे आर्यों की बहुत सी शाखाएं थी। एक आर्य की शाखा कहाँ पे चली गई, एक आर्यों की शाखा चली गई जो आज का यूरोप है, यूरोप में चली गई। दूसरी शाखा भारत की तरफ आई, जो ईरान होते हुए भारत भारत में आई। तो जो यूरोप में जब गई भारत, जो ये आर्यों की शाखा थी, तो वहां भी माना जाता है, जैसे वो था हिटलर था। हिटलर, मॉडर्न हिस्ट्री में हम हिटलर के बारे में पढ़ते हैं जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हिटलर भी अपने आप को आर्य मानता था। तो ये वो मानता था कि हम प्योर आर्य हैं। भारत में जो आर्य आए हैं वो इंटरमिक्सिंग है, यानी कि जो रेस है, मतलब कि जो नस्ल है, नस्लों का मिश्रण है, जो भारत में आर्य है, वो अपने आप को प्योर आर्य मानता था। वो तो मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री का विषय है। तो जो भारत में आर्य आते हैं, इनके बारे में हमको जानकारी वेदों से मिलती है। और जो वेद थे, उसी की वजह से वहां जिस टाइम पे वेद लिखे गए थे,
उसको वैदिक काल बोला जाता है। और वैदिक काल को भी हम 2 भागों में बाँटते हैं, एक है ऋग वैदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक चलता है। 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक, लगभग 500 सालों तक। तो 1500 ईसा पूर्व यानी 3500 साल से लेके लगभग 3000 साल पहले तक की ऋग वैदिक काल माना जाता है। और ऋग वैदिक काल में भी सबसे बड़ा जो जो वेद था उसको बोला जाता था ऋग्वेद। उसको ऋग्वेद बोला जाता। मेनली 4 वेद थे, 4 में से सबसे बड़ा कौन-सा था? ऋग्वेद था। और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। जो आर्य थे, आर्य क्या थे? आर्य संस्कृत भाषा बोलते थे। और आर्य इसी वजह से जो संस्कृत मतलब कि आर्य अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते थे। वो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते थे कि हम संस्कृत भाषा बोल सकते हैं, हम श्रेष्ठ हैं। जो यहाँ के लोग रहते थे, यहाँ के लोग जो थे अवर्ण थे, यानी कि काले लोग रहते थे यहाँ पे। और जो आर्य थे, वो गोरे लोग थे। तो बहुत लोगों का ये मत रहता है कि नहीं आर्य यहीं के निवासी थे। लेकिन अगर हम मतलब अगर ज्योग्राफिक हिसाब से देखेंगे तो अगर जिस कॉन्टिनेंट में या जिसमें भारत आता है, जिस मतलब कि जिस अक्षांश में भारत आता है, तो वहाँ की जो निवास है, वहाँ के जो मूल निवासी है, उनका रंग अवर्ण ही था, यानी कि वो काले लोग ही थे। लेकिन जो आर्य थे, आर्यों की प्रजाति जो थी एक काकेशियन थी। और काकेशस प्रदेश जो है रसिया के नीचे आता है। रसिया से नीचे वाले क्षेत्र को काकेशस बोला जाता है। तो जो भारत में आर्य आए यहाँ पे, तो आर्य मेनली उधर से आए थे जो आज का पंजाब वाला एरिया है, जो पाकिस्तान ईरान से होते हुए पाकिस्तान पाकिस्तान और तब पंजाब वाला जो एरिया है, आर्य वहां पे भारत में आए थे। और सबसे पहले जो सिंधु नदी वाला एरिया है वहां पे बसे थे। आर्य अपने आप को इन लोगों से श्रेष्ठ इसलिए मानते थे क्योंकि आर्य उनसे मतलब एक तरीके से फिजिकली भी लंबे चौड़े होते थे। मतलब ऐसा था उनका कि और रहना सहना थोड़ा सा इस सभ्य टाइप होते थे। और जो यहाँ के लोग थे असभ्य थे उस टाइम के हिसाब से। असभ्य और सभ्य का कोई वो नहीं है। तो उस टाइम के हिसाब से ये लोग क्या थे, अपने आप को सभ्य मानते थे। इस वजह से ये अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। तो जो आर्य आए भारत में, आज अगर हम आर्यों को अगर मोटा-मोटा अगर जाने तो भारत की लगभग अपर कास्ट, मतलब भारत के हर कास्ट में आर्यों का मिक्सिंग है। लेकिन जो आर्य थे, जो जो प्रामाणिक जानकारी मिली है, जैसे कि मतलब किसी एडिटोरियल वगैरह में छपता है, तो उससे यही पता चलता है कि जो आर्य मतलब अगर प्योर आर्यों की बात की जाए तो जो भारत के अपर कास्ट है वही है आर्य। और उसके बाद भी ऐसा नहीं कि भारत की और जातियों में भी आर्यों के अंश मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर उन्हीं में माना जाता है। तो जो आर्यों का मूल निवास स्थान है उसको लेके बड़ा विवाद है। आर्यों का मूल निवास स्थान जो आज का पंजाब वाला क्षेत्र है उसको माना जाता है। आर्यों का जो मूल निवास स्थान है उसको माना जाता है, क्योंकि वहां पे क्या थी, सिंधु नदी बहती थी। सिंधु नदी वाले क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश बोला जाता है। तो इस विषय में बहुत से विद्वानों ने अलग अलग अपना मत दिया है। जैसे दयानंद सरस्वती ने अपनी बुक सत्यार्थ प्रकाश में बोला था कि जो आर्य थे तिब्बत के निवासी थे। बाल गंगाधर तिलक की बुक थी द आर्कटिक होम ऑफ आर्यन। उसमें उन्होंने बताया था कि जो आर्य थे उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। तो दयानंद सरस्वती वाला इस वजह से सही नहीं है क्योंकि जो तिब्बती निवासी थे, आज भी अगर जो तिब्बत वाले हैं वो मंगोलायत प्रजाति के थे। और जो आर्यन थे वो काकेशस थे। तो वैसे भी ये मैच नहीं करता है। जो बाल गंगाधर तिलक थे, इनका मानना था कि जो आर्य थे, आर्य आर्कटिक आर्कटिक के निवासी थे। तो आर्कटिक वाला क्षेत्र में वैसे कोई पॉपुलेशन नहीं रहती, कोई आबादी नहीं रहती। जैसे मान लीजिए आर्कटिक में रसिया का ऊपर वाला भाग आता है और इधर ग्रीनलैंड का कुछ भाग आता है। तो वहां पे कोई आज भी मतलब बसावट नहीं है। तो ये तो संभव ही नहीं कि वहां के निवासी रहते। और भारत एक कंपेरेटिवली इनसे मतलब गर्म देश है। तो एक इतने ठंडे प्रदेश से आके गर्म देश में रहना भी मुश्किल है। और जो पंडित गंगानाथ झा थे, बहुत से ऐसे विद्वान थे जिनका मानना था आर्य कहीं बाहर से नहीं आए थे, आर्य यहीं के निवासी थे। तो ब्रह्मर्षि देश जो आज का पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र है, पंडित गंगानाथ झा मानते थे कि आर्य वहीं के निवासी थे। एलडी कल्ला मानते थे एलडी कल्ला मानते थे कि जो आर्य थे कश्मीर या हिमालय क्षेत्र से आए थे। अविनाश चंद्र तथा संपूर्णानंद मानते थे आर्य कहीं बाहर से नहीं आए थे। जो सप्त सैंधव वाला प्रदेश है, सॉरी, जो ब्रह्मर्षि देश है चीन वाले क्षेत्र को शायद बोला जाता है। आर्य जो आर्य जो जो डॉक्टर अविनाश चंद्र तथा संपूर्णानंद ये मानते थे कि जो आर्य थे सप्त सैंधव के निवासी थे। सप्त सैंधव मतलब कि जो पंजाब वाला क्षेत्र है उसको। एक एक विद्वान थे मैक्स मूलर, जो जर्मन विद्वान थे। इनका ये मानना था कि आर्य मध्य एशिया के बैक्टीरिया के निवासी थे। यही सबसे ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है। जो मैक्स मूलर ने जो बताया था, इसी को सबसे ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है। क्योंकि मतलब कि जो आज वहां पे लोग रहते हैं उनसे लगभग ये लोग मैच करते थे। तो
इन्हीं को सबसे प्रमाणिक माना जाता है। तो हम आर्यों के बारे में जो मतलब आर्य रहते कैसे थे या आर्यों की संस्कृति क्या थी, हमको ऋग्वेद से पता चलता है। ऋग्वेद से हमको पता चलता है कि आर्यों की संस्कृति क्या थी। जो यहाँ के मूल निवासी थे उनसे बड़ा डिफरेंट था। इनसे जो इनका कल्चर था बड़ा डिफरेंट था। अगर हम इसको अगर अलग करना चाहें तो जैसे मान लीजिए कि जो यहाँ के जनजाति लोग हैं और जो हम लोगों का जो एक तरीके से जो यहाँ का मतलब जो हिंदू धर्म है, तो उनमें थोड़ा-सा डिफरेंस दिखता है। तो वही दिखाता है कि जो ऋग्वैदिक संस्कृति है वो आगे चल के हिंदू धर्म में बदल गई। मतलब हिंदू धर्म वाले जो आज मानते हैं, तो वही ऋग्वैदिक संस्कृति है। लेकिन जो आज भी जनजाति लोग हैं, जिनका रहने-सहने का तरीका अभी भी 2000-3000 साल पुराना है, तो इनसे डिफरेंट था। तो जो ऋग्वैदिक संस्कृति के बारे में जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? हमको वेदों से मिलती है। जो ऋग्वेद है उसके बारे में उससे हमको जानकारी मिलती है। तो जो ऋग्वेदी संस्कृति का अगर जो मतलब कि इसी से हमको पता भी चलता है कि आर्य कहाँ के निवासी, कहाँ पे पहले आके बसे थे भारत में। तो आर्य सबसे पहले आके सिंधु नदी के पास बसे थे। हमको ये कैसे पता चलता है? क्योंकि जब आर्य मतलब कि सबसे ज्यादा ऋग्वेद में सबसे ज्यादा सिंधु नदी का उल्लेख है। वैसे तो सिंधु नदी वैसे तो ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है, लेकिन सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा बार हुआ है। तो ये पता चलता है कि सबसे पहले आर्य कहाँ बसे थे? सिंधु नदी के पास बसे थे। फिर धीरे-धीरे उनका वहाँ से प्रसार होना शुरू हुआ। जब वहाँ से उनका प्रसार होना शुरू हुआ तो उससे आगे बढ़े वो, तो उसके पहले यमुना पड़ती मतलब बहुत सी नदियाँ पड़ती हैं, अलग-अलग न नदियाँ पड़ती हैं। तो ये लोग मतलब शुरू-शुरू तक गंगा नदी तक भी जो ऋग्वैदिक मतलब कि जो ऋग्वैदिक काल है, तब तक ये लोग लगभग 500 साल तक ये लोग गंगा नदी भी पार नहीं कर पाए थे, वहीं पे बसे हुए थे, वहीं पे बसे हुए थे। तो तो जो आर्य थे मतलब कि सबसे ज्यादा किस नदी का उल्लेख होता है? सिंधु नदी का होता है। यमुना नदी का 3 बार उल्लेख होता है। यमुना पहले पड़ती है गंगा से, उसके बाद गंगा नदी का 1 बार उल्लेख होता है। गंगा नदी का हमको उल्लेख उत्तर वैदिक काल में पता चलेगा सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल में गंगा नदी का उल्लेख मिलता है। जो सप्त सिंधु प्रदेश था वहां पे 7 नदियां थी। जो 7 नदियां थी उनमें उनका नाम क्या क्या था? सिंधु को तो सिंधु ही बोला जाता था, लेकिन जो झेलम नदी है आज की, जिसको हम झेलम नदी बुलाते हैं, उसको वितस्ता पहले बोला जाता था। चिनाब नदी को अस्किनी बोला जाता था। रावी नदी को पौरुषणी बोला जाता था और ब्यास नदी को बिपाशा बोला जाता था। सतलज नदी को सतुद्री बोला जाता था और सरस्वती नदी को सरस्वती बोला जाता था। लेकिन ये सबसे पवित्र नदी मानते थे जो आर्य थे। ऋग्वेद के अनुसार जो सरस्वती नदी थी सबसे पवित्र नदी थी और इसको नदीत्मा बोला जाता था। ऋग्वेद में जो आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, मतलब अफगानिस्तान उस टाइम तो कोई बाउंड्री थी नहीं ऐसे, आज हम लोग बाउंड्री बना दिए, ऐसा कोई बाउंड्री पहले था नहीं। तो ऋग्वेद में अफगानिस्तान की जो 4 नदियों का भी उल्लेख है, तो उसमें एक काबुल नदी है तो उसको कुहा बोला जाता था। और कुर्रम नदी है, कुर्रम को क्रुमु बोला जाता था। गोमल को गोमती बोला जाता था। और स्वाद नदी पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में स्वात घाटी है, तो वहां एक स्वाद नदी बहती थी तो उसको सुअस्तु बोला जाता था। उसको क्या बोला जाता था? सुअस्तु बोला जाता था। तो हमको ये पता चलता है कि जो ऋग्वेद से यहाँ पता चलता है कि जो आर्य थे, आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र क्या था? जो भारत का उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है। जो भारत का उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है, वहां पे पहले आर्य आके बसे थे। अगर हम देखेंगे ज्यादातर आक्रमणकारी, जैसे मान लीजिए बाद में जब अरब भी आते हैं या तो तुर्की आते हैं, तो सब वहीं से पश्चिमी क्षेत्र से ही होके आते हैं। क्योंकि उधर से मतलब कि एक तरीके से ईरान से होते हुए वहां एक रास्ता था, तो उधर से ही होके आते थे। तो यहाँ पे क्या था कि सबसे पहले वहां पे आके जो सप्त सैंधव वाला क्षेत्र था वहां आके बसे थे। और ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे गंगा नदी को पार नहीं कर पाए थे, मतलब कि इधर ही बसे थे। गंगा नदी को बहुत मतलब धीरे धीरे इनका विस्तार हो रहा था, गंगा नदी तक पहुंच चुके थे लेकिन गंगा नदी को पार नहीं कर पाए थे। आर्य जो थे सरस्वती नदी को नदीत्मा कहते थे। सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को मानते थे। सरस्वती नदी को बहुत लोग ये मानते हैं कि जो इलाहाबाद वाला क्षेत्र है, प्रयागराज वाला क्षेत्र है, यहाँ पे 3 नदियों का संगम है। एक तो गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती को विलुप्त माना जाता है, लेकिन जो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक बार मतलब 3-4 साल पहले पता किया था इसके बारे में कि सरस्वती नदी का फ्लो कहाँ था, तो ये माना जाता है जो हरियाणा और राजस्थान वाला क्षेत्र था, वहां पे नदी भूमिगत हो गई है। तो उसके बारे में अभी भी खुदाई चल रही है बहुत। उसके बारे में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले हैं या तो जो जियोग्राफी से रिलेटेड मतलब जो साइंटिस्ट होते हैं जियोलॉजी से रिलेटेड, तो उसके बारे में जानकारी कर रहे हैं। तो ऋग्वेद में क्या इसको सरस्वती नदी को नदीत्मा बोला जाता है। ठीक है।
ये आज का लेक्चर यहीं तक। आगे वाला, ये अभी लेक्चर का स्टार्टिंग है तो थोड़ा समस्याएं हो रही हैं, तो आगे जैसे जैसे होगा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा। तो थैंक यू।